हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी लेकर आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है और यह 30 प्रश्नों वाला वीडियो है मेरा। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप वीडियो को देखेंगे तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न अपने परीक्षा के प्रश्न में हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बालकः हस्यते वाक्य में वाच्य परिवर्तन होगा। ऑप्शन है बालकाः हसन्ति, बी ऑप्शन है बालकः हसति, सी ऑप्शन है बालिका हसति और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बालकः हस्यते इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? तो वह होगा दोस्तों बालकः हसन्ति। क्या होगा दोस्तों? बालकाः हसन्ति इसका वाच्य परिवर्तन होगा। ठीक है। और बालकः हसति जो ये बी ऑप्शन है इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा दोस्तों? बालकः हसति का बालकेन हस्यते होगा। क्या होगा दोस्तों? बालकेन हस्यते। बालकेन हस्यते इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? बालकेन हस्यते। ठीक है। और यहीं पे जो लिखा है बालिका हसति, क्या लिखा है दोस्तों? बालिका हसति इसका वाच्य परिवर्तन होगा बालिकया हस्यते। क्या होगा दोस्तों इसका वाच्य परिवर्तन? बालिकया ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बालिकया हस्यते। क्या होगा दोस्तों? बालिकया हस्यते। लिख देता हूँ ऊपर, हस्यते। ठीक है दोस्तों, बालिकया हस्यते। ठीक है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकया हस्यते का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? बालकाः हसन्ति। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न है हमारा, शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है इसका पता लगाया जाता है। ऑप्शन है मूल्यांकन से, समाज से, प्रधानाचार्य से या इनमें से किसी से नहीं। तो दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है इसका मूल्यांकन इसका पता कैसे लगाया जाता है? तो इसका पता लगाया जाता है दोस्तों मूल्यांकन करके। कैसे पता लगाया जाता है दोस्तों? मूल्यांकन करके पता लगाया जाता है शिक्षण प्रक्रिया सफल है या असफल। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, अच्छे पठन के गुण बताए गए हैं। ऑप्शन ए है मनुस्मृति में, बी ऑप्शन है याज्ञवल्क्य शिक्षा में, सी ऑप्शन है अर्थशास्त्र में और डी ऑप्शन है निरुक्त में। तो दोस्तों अच्छे पठन के गुण बताए गए हैं। तो किसमें अच्छे पठन के गुण बताए गए हैं? तो वह बताए गए हैं दोस्तों याज्ञवल्क्य शिक्षा में। किसमें बताए गए हैं अच्छे पठन के गुण? याज्ञवल्क्य शिक्षा में। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, हितोपदेश का संबंध किस विधि से है? ऑप्शन ए है सूत्र विधि, बी ऑप्शन है कहानी कथन विधि, सी ऑप्शन है भाषण विधि और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों हितोपदेश का संबंध किस विधि से है? तो इसका संबंध है दोस्तों कहानी कथन विधि से। किस विधि से दोस्तों? कहानी कथन विधि से हितोपदेश का संबंध है। दोस्तों हितोपदेश की रचना किसने की थी? नारायण पंडित ने। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की थी। ठीक है। और नारायण पंडित ने पंचतंत्र तथा अन्य नीति के ग्रंथों की मदद से हितोपदेश नामक इस ग्रंथ का रचना किया था। ठीक है दोस्तों, किस ग्रंथ को मिलाकर रचना की थी? पंचतंत्र तथा अन्य नीति के ग्रंथों की मदद से हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है सक्रियता का सिद्धांत, बी ऑप्शन है क्रमबद्धता का सिद्धांत, सी ऑप्शन है अभ्यास का सिद्धांत और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो वह है दोस्तों अभ्यास का सिद्धांत। क्या है दोस्तों? अभ्यास का सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठन को कहा जाता है। दोस्तों अगर हम अर्थ को समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठन को पढ़ रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पारायण विधि,
बी ऑप्शन है सूत्र विधि, सी ऑप्शन है वाद विवाद विधि और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों उसको कहते हैं, अगर हम अर्थ को समझते हुए वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठन कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों परायण विधि। क्या कहते हैं? परायण विधि कहते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है हमारा, हरिश धन सेते में संधि किस सूत्रानुसार होगी? ऑप्शन है स्तोह ष्टुना ष्चुह, बी ऑप्शन है ष्टुना ष्टुह, सी ऑप्शन है झलाम जस झसी, डी ऑप्शन है झलाम जसोंते। तो दोस्तों हरिश धन सेते संधि किस सूत्रानुसार होगा? तो यह होगा दोस्तों स्तोह ष्टुना ष्चुह। ठीक है दोस्तों, स्तोह ष्टुना ष्चुह संधि की इस सूत्र के अनुसार होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, यानी पूर्व पद प्रधान होता है किसमें? ऑप्शन है तत्पुरुष समास में, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास में, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास में और डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास में। तो दोस्तों पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? तो वह होता है दोस्तों अव्ययी भाव समास में। किसमें होता है पूर्व पद प्रधान? अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी मेरे ये इस वीडियो के सभी प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न है हमारा, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास है। ऑप्शन ए है द्विगु समास, बी ऑप्शन है द्वंद्व समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास और डी ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों द्विगु समास। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विगु समास कहते हैं, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः किस कवि से संबंध है? तो दोस्तों पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः किस कवि से संबंधित है? ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है भास, सी ऑप्शन है भवभूति और डी ऑप्शन है अश्वघोष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भवभूति से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? भवभूति से संबंधित है। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। ठीक है, और दोस्तों भवभूति की अन्य रचना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधवम। ठीक है, ये तीनों ही महर्षि भवभूति की रचना है। या ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरे प्रश्नों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है हमारा, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मति पंक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं रघुवंशम, बी ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, सी ऑप्शन है उत्तर रामचरितम और डी ऑप्शन है मेघदूतम। तो दोस्तों यह पंक्ति किस ग्रंथ में उद्गृत है? तो यह उद्गृत है दोस्तों रघुवंशम में। किसमें दोस्तों? रघुवंशम में उद्गृत है यह पंक्ति। और इस पंक्ति का अर्थ है दोस्तों जो यह रघुवंशम रचना है इसको लिखा था दोस्तों कालिदास ने। किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था इस रचना को। किसने लिखा था दोस्तों? कालिदास ने। याद रखिएगा, कालिदास ने इसकी रचना की थी। और दोस्तों इसका अर्थ होता है सूर्य के समान प्रभावशाली वंश रघुवंश और कहाँ मेरी अल्प विषय वाली बुद्धि। तो दोस्तों इस पंक्ति का यही अर्थ है। फिर से सुनिए, सूर्य के समान प्रभावशाली वंश रघुवंश और कहाँ मेरी अल्प विषय वाली बुद्धि। ठीक है, और एक बात दोस्तों, इस ग्रंथ के नायक राजा दिलीप हैं। कौन है दोस्तों? इस ग्रंथ के नायक राजा दिलीप हैं और नायिका कौन है? सुदक्षिणा। कौन है दोस्तों? नायिका सुदक्षिणा है। ध्यान से सुनिएगा। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है हमारा, कौन्तेय पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? तो दोस्तों कौन्तेय पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? तो दोस्तों इसमें
ढक प्रत्यय विद्यमान है। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? ढक प्रत्यय विद्यमान है कौंतेय पद में। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखा है कर्तुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है तव्य, त्रिच, तव्यत या अनियर्थ। दोस्तों कर्तुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है दोस्तों त्रिच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? त्रिच प्रत्यय है कर्तुम शब्द में। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है हमारा, उपगंगम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास और डी ऑप्शन है द्विगु समास। तो दोस्तों उपगंगम में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव समास है उपगंगम में। तो दोस्तों आइए जानते हैं अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समासपद अव्यय हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। और इसके अन्य उदाहरण है दोस्तों प्रतिदिनम। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्रतिदिनम, यथाविधि, यथाक्रम, यथाशक्ति है और यावत जीवना, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं? तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन है पाशुपत, चक्र, गदा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाशुपत। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाशुपत। मतलब प्रश्न फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं? तो वह पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर रामचरितम कृति है। ऑप्शन ए है दंडी, भवभूति, भास या श्रीहर्ष। तो दोस्तों उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? तो यह रचना है दोस्तों भवभूति की। किसकी रचना है दोस्तों? महर्षि भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। किसकी रचना है दोस्तों? उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, अंतस्थ वर्ण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अंतस्थ वर्ण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो स, ख, स है, यह ऊष्म वर्ण है दोस्तों। य, व, र, ल यह अंतस्थ वर्ण है दोस्तों। और छत्रज्ञ, तो दोस्तों यह क्या है? संयुक्त वर्ण है। और क, ख, ग यह स्वर व्यंजन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा य, व, र, ल। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतस्थ वर्ण क्या है? य, व, र, ल। ठीक है, और इसको अर्ध, य, व, र, ल को दोस्तों अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, ऊष्म व्यंजन है। अभी मैंने बताया य, व, र, ल अंतस्थ व्यंजन है। च, छ, ज, झ ये सभी व्यंजन है और ये सभी व्यंजन और ये जो स, ख, स, ह यह है, यही ऊष्म व्यंजन है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है दैत्यारी का कौन सी संधि है? दोस्तों दैत्यारी में कौन सी संधि है? ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या पूर्व रूप संधि। तो दोस्तों दैत्यारी में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें है दोस्तों स्वर संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों? इसमें स्वर संधि होगी दैत्यारी में। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। दैत्य, दैत्य, दैत्य धन अरिह। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दैत्य धन अरिह इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, और यह स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, नायकः का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों ऑप्शन है नय धन अकः, नव धन अकः, नय धन अकः या ने धन अकः। तो दोस्तों नायकः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों नय धन अकः। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन दो ठो मैच खा रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न का सी ऑप्शन या दोनों कह सकते हैं, दोनों सही है। नय धन अकः नायकः का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21,
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा अक्षणाकाढ़, इसमें अक्षणा शब्द के साथ तृतीया विभक्ति किस सूत्र से प्रयुक्त है? तो दोस्तों किस सूत्र से प्रयुक्त है? ऑप्शन है सहयुक्ते प्रधाने, येनांग विकारः, अपवर्गे तृतीया या हायतो। तो दोस्तों अक्षणाकाढ़, इसमें अक्षरा शब्द के साथ तृतीया विभक्ति किस सूत्र से है? तो यह दोस्तों येनांग विकारः सूत्र से। किस सूत्र से दोस्तों? येनांग विकारः सूत्र से अक्षरा शब्द है। ठीक है, और प्रश्न के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों येनांग विकारः का शाब्दिक अर्थ होगा जिस अंग में विकार या विकृति हो। क्या होगा दोस्तों? जिस अंग में विकार या विकृति हो उसे येनांग विकारः कहते हैं। अतः अंग विकृति अवस्था होने पर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अंग विकृति अवस्था होने पर या किसी अंग में कोई विकृति है तो इस अवस्था में उसमें तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, इसके अन्य उदाहरण है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा। पादेन खंजः, पादेन खंजः, कर्णेन बधिरः, हस्तेन खंजः आदि। ठीक है, यह येनांग विकारः के उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 है हमारा। परस्मय पदी देने का अर्थ में दा धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा। ऑप्शन है ददाति, ददंती, दधति या ददसि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दधति। क्या होगा दोस्तों? दधति, ददंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ददंती होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्या होगा दोस्तों? ठीक है, ददंती हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आप यूपी टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें संस्कृत व्याकरण के लिए संस्कृत की गिनती 1 से 100 तक जरूर याद कर लें या उससे भी अधिक याद कर लें। तो आप मतलब लगभग हर यूपी टेट और सीटेट में एक प्रश्न जरूर आता है संस्कृत गिनती से। तो प्रश्न है हमारा त्रयधिक पंचशतम, त्रयधिक पंचशतम किस संख्या का वाचक है? तो दोस्तों त्रयधिक पंचशतम किस संख्या का वाचन है? ऑप्शन है 52, 25, 50, 502। तो दोस्तों यही उत्तर सही होगा, 502। क्या है दोस्तों? त्रयधिक पंचशतम यानी 502। ठीक है, और 52 का दोस्तों और भी मैं बता देता हूँ, लिखा है 25 को कहते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, पंचविंशति। क्या कहते हैं दोस्तों? 25 को पंचविंशति, 25 को कहेंगे दोस्तों पंचविंशति, और 52 को कहेंगे द्विपंचाशत। क्या कहेंगे दोस्तों? द्विपंचाशत। ध्यान से सुनिएगा। और 50 को कहेंगे दोस्तों पंचाशत। क्या कहेंगे दोस्तों? 50 को पंचाशत कहेंगे, और 25 को 52 को कहेंगे द्विपंचाशत, और 25 को कहेंगे दोस्तों पंचविंशति। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप 1 से 100 तक की गिनती संस्कृत व्याकरण में जरूर तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है जलनिधि पद का प्रयोग पर्याय शब्द है। जलनिधि पद का पर्याय शब्द है। ऑप्शन है मेघ, चंद्र, समुद्र, मत्स्य। तो दोस्तों जलनिधि पद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इस पद का जलनिधि पद का पर्याय समुद्र होगा। क्या होगा दोस्तों? समुद्र, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका अन्य शब्द है दोस्तों, जलनिधि के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वारिधि। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वारिधि, नीरनिधि, जलधि, सिंधु, वारिस, उदधि और पयोधि। तो दोस्तों इस जलनिधि के इतने पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें दोस्तों जो ऑप्शन दिखा है मेघ, चंद्र, मत्स्य, ये सभी जलनिधि के पर्यायवाची नहीं है। समुद्र जलनिधि का पर्यायवाची है। जलनिधि का मतलब होता है दोस्तों जल को धारण करने वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। तो दोस्तों नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो वह बनेगा दोस्तों नद्यामः। क्या बनेगा दोस्तों? नद्यामः। और एक जरूरी बात दोस्तों, जो यह नदी शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। नदी कौन सा शब्द है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है हमारा।
लिखा है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें अशुद्ध वाक्य ऑप्शन को पढ़ते हैं, रामम बिना जीवितुम नोत्सहे, रामेण बिना जीवितुम नोत्सहे, रामात बिना जीवितुम नोत्सहे या रामस्य बिना जीवितुम नोत्सहे। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा डी ऑप्शन, रामस्य बिना जीवितुम नोत्सहे। ठीक है, यही गलत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, बृहत्रयी में नहीं गिना जाता। ऑप्शन है रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम या शिशुपाल वधम। तो दोस्तों बृहत्रयी में कौन सा नहीं गिना जाता? तो वह है दोस्तों रघुवंशम। किसको नहीं गिना जाता दोस्तों? रघुवंशम को बृहत्रयी में नहीं गिना जाता। जबकि ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जबकि किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम और शिशुपाल वधम यह बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि तीनों बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों लघुत्रयी के अंतर्गत कौन आएंगे? ध्यान से सुनिएगा। लघुत्रयी के अंतर्गत मेघदूतम, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, लघुत्रयी के अंतर्गत मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम ये लघुत्रयी के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रघुवंशम। जो यह रघुवंशम है यह लघुत्रयी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है राजा दिलीप की पत्नी का नाम है। ऑप्शन है इंदुमती, बी ऑप्शन है सुदक्षिणा, सी ऑप्शन है लक्ष्मी और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुदक्षिणा। राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? सुदक्षिणा। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29, लता कुंजम गुंजनम दवदली पुंजम चपल नयनम। चपल यन में अलंकार है। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, लता कुंजम गुंजनम दवदली पुंजम चपल यन में अलंकार है। ऑप्शन है यमक, अनुप्रास, श्लेष या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन दोस्तों? इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। जब कविता में एक या कई व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे स्वर असमान ही हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ बार बार व्यंजनों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपन अगला प्रश्न है दोस्तों और हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, जीवेशु मानवा श्रेष्ठा। वाक्य में रेखांकित, मतलब जीवेश ये रेखांकित पद है। जीवेशु मानवा श्रेष्ठा वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति विधायक सूत्र होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वह होगा दोस्तों यतश्च निर्धारणम। क्या होगा दोस्तों? यतश्च निर्धारणम। ठीक है, इसका मतलब यतश्च निर्धारणम का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर निर्धारण किया जाए वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जहाँ पर किसी वस्तु को निर्धारित किया जाता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा यतश्च निर्धारणम। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।